हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे टाइप ऑफ वाइड एंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर, जिसमें कि नेटवर्क डिस्कनेक्ट होने की वजह से हम लोग नहीं पढ़ पाए थे। हालांकि मैंने पूरा पढ़ा दिया था, लेकिन बाद में मैंने चेक किया तो वो यूट्यूब पर जो मैं लाइव ले रहा था वो नहीं जा पाया था। तो मैंने सोचा कि अगला जो क्लास होगा वो मैं रिकॉर्डेड मोड में दूंगा, ताकि अनइंटरप्टेड जो है जो कुछ भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप तक पहुँच पाए। तो पढ़ रहे थे टाइप ऑफ वाइड एंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। तो देखो, जितने तरह का भी अभी तक हम लोगों ने पैकिंग पढ़ा, उसमें 5 तरह का वाइड आया था। कौन कौन भाई? तो एक ट्रायंगुलर था, स्क्वायर वाइड था, फिर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल और क्यूबिक, 5 तरह का वाइड आया था। तो वो जो वाइड है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? किसी भी वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब ये होता है कि उस वाइड में मैक्सिमम साइज का स्फीयर रखो, तो जितने भी बाहर वाला स्फीयर को टच करेगा वही उसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। जैसे अगर मैं कह दूं कि ट्रायंगुलर वाइड है, तो ट्रायंगुलर वाइड जो है ना 2 डायमेंशनल वाइड होता है। 3 जो एटम हमने रखा और तीनों एटम के सेंटर को कनेक्ट किया तो एक ट्रायंगल मिलता है। तो उसके बीच में जो वाइड क्रिएट हुआ उसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर वाइड। अब इस ट्रायंगुलर वाइड में मैक्सिमम साइज का स्फीयर रखो, इस तरह से रखो कि बाहर वाला स्फीयर आपका डिस्टर्ब भी ना हो और मैक्सिमम साइज का भी वो छोटा वाला स्फीयर है। तो जितने स्फीयर को बाहर वाला एटम को टच करेगा वह उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहलाएगा। तो बताओ, ये ब्लू कलर से इस वाइड में फिट करते हुए मैक्सिमम साइज का स्फीयर छोटा सा रखा, तो बाहर में जो स्फीयर थे कितने स्फीयर को टच किया? 3 स्फीयर को। तो बेसिकली उस वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 3। बड़ा सिंपल होता है। तो देखो भाई, टाइप ऑफ वाइड पहला जो पढ़े थे ट्रायंगुलर वाइड पढ़े थे। तो ट्रायंगुलर वाइड में मैक्सिमम साइज का स्फीयर रखेगा तो बाहर वाले बड़े स्फीयर जो है उसको 3 स्फीयर को टच करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 3। नाम में उसका छुपा हुआ ट्रायंगुलर, यानी बेसिकली उसका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो 3 के बराबर होगा। इसी तरह से स्क्वायर वाइड कितने एटम से बनता था? 4 एटम से बनता था। तो अगर उसके वाइड में मैक्सिमम साइज का स्फीयर रखोगे तो बाहर के जितने भी एटम से वाइड क्रिएट हो रहा था सबको टच करेगा। यानी कितने को टच करेगा? 4 को। तो स्क्वायर वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हुआ। उसी तरह से टेट्राहेड्रल वाइड 4 एटम से क्रिएट हो रहा था, ट्रायंगुलर पिरामिड बन रहा था। तो बीच में वाइड में ट्रायंगुलर टेट्राहेड्रल वाइड में मैक्सिमम साइज का स्फीयर रखेंगे तो 4 को टच करेगा। जितने एटम से वाइड बना ना सबको टच करेगा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इनका हो गया 4। फिर था ऑक्टाहेड्रल वाइड। बताओ भाई, ऑक्टाहेड्रल वाइड कितने एटम से बन रहा था? 6 एटम से। यानी मैक्सिमम साइज का स्फीयर बीच में आप रख देंगे तो 6 एटम को टच करेगा। याद भी रखना है कि ये जो 6 एटम है किस तरह से रखे जाते हैं। अगर याद होगा तो 1 एटम हो गया, 2 एटम हो गया और ये तीसरा एटम, 3 एटम ब्लैक से रखा और इसी के जस्ट ऊपर में इस ट्रायंगुलर वाइड को काटते हुए 3 एटम ब्लू का रख दिया है कि नहीं, इस तरह से। तो 6 एटम, इन 6 एटम के बिल्कुल बीचों बीच में जो गड्ढा क्रिएट हुआ, जो वाइड क्रिएट हुआ, इसको कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो इस ऑक्टाहेड्रल वाइड में मैक्सिमम साइज का स्फीयर यदि आप रखते हैं तो कितने बाहर वाला एटम को टच करेगा? 6 एटम को टच करेगा, इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 6। आईआईटी में इस तरह का फिगर बना करके दे दिया था और पूछ दिया था कि वो जो ऑक्टाहेड्रल वाइड, लिखा नहीं ऑक्टाहेड्रल वाइड, ये जो वाइड है इसका रेडियस क्या होगा? रेडियस अभी हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। तो वाइड को पहचानना भी, फिगर को देख करके वाइड को पहचानना भी बढ़िया से आना चाहिए। फिर एक क्यूबिक वाइड था। ये क्यूबिक वाइड कहाँ पढ़े थे? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हम लोगों ने जब पढ़ा था तो उसमें देखा था एक कॉर्नर पर एटम है, 4 कॉर्नर ऊपर और 4 कॉर्नर नीचे, और कॉर्नर वाला एक दूसरे को टच करता है।
तो 4 एटम ऊपर 4 एटम नीचे के बीच में जो गड्ढा क्रिएट हुआ, 8 एटम के बीच में जो गड्ढा क्रिएट हुआ उसको क्यूबिक वॉइड कहते हैं। तो उसमें अगर मैक्सिमम साइज का छोटा सा स्फीयर रखेंगे तो कितने को टच करेगा? 8 को टच करेगा। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया 8। तो इस तरह से कोऑर्डिनेशन नंबर किसी भी वॉइड का आपको याद कर लेना है। अब इन वॉइड्स में मैक्सिमम साइज का स्फीयर हम रखें तो उस स्फीयर का रेडियस जो होगा उसको हम लोग वॉइड का रेडियस कहेंगे। तो अब हम लोग पढ़ेंगे रेडियस ऑफ वॉइड। नोट कीजिए, तो रेडियस ऑफ वॉइड का क्या मतलब है? देखो, इससे जेईई मेंस में, एडवांस में और नीट में क्वेश्चन जरूर पूछता है, आते रहता है। तो किसी भी वॉइड का रेडियस का मतलब ये हुआ, यहां समझोगे, मान लो एक ट्रायंगुलर वॉइड है, तो उस ट्रायंगुलर वॉइड में 3 एटम से बना है ना, 1 एटम, 2 एटम, 3 एटम, तीनों एटम के सेंटर को कनेक्ट कर दिया तो आपके पास इक्विलैटरल ट्रायंगल मिला। तो बीच में जो गड्ढा क्रिएट हुआ उसको हम लोग कहते हैं ट्रायंगुलर वॉइड। तो उस ट्रायंगुलर वॉइड का रेडियस का अर्थ क्या हुआ? ट्रायंगुलर वॉइड का रेडियस का अर्थ ये हुआ कि उस वॉइड में मैक्सिमम साइज का स्फीयर रखो। इस वॉइड में, वॉइड है ट्रायंगुलर वॉइड, इसमें मैक्सिमम साइज का स्फीयर रख दो। इस ब्लू कलर से हमने मैक्सिमम साइज का स्फीयर रख दिया, कुछ इस तरह से कि उसका साइज भी मैक्सिमम हो और बाहर वाला एटम डिस्टर्ब भी ना हो। अर्थात क्या करेगा? मैक्सिमम साइज है, बाहर वाला एटम को डिस्टर्ब नहीं कर रहा, अर्थात सिर्फ टच करेगा। बाहर वाला जो एटम जिसके बीच में वॉइड बना, तो ये छोटा वाला जो स्फीयर वॉइड में रखा मैक्सिमम साइज का है, डिस्टर्ब नहीं कर रहा, तो ये तीनों एटम को क्या करेगा? टच करेगा। तो ये जो छोटा वाला आपने स्फीयर को जो कि वॉइड में रखा उसका जो रेडियस होगा वही वॉइड का रेडियस होगा। यही अंग्रेजी में लिखा हुआ है, इट इज डिफाइंड एज रेडियस ऑफ मैक्सिमम साइड स्फीयर विच कैन बी पुट इन द वॉइड विदाउट डिस्टर्बिंग आउटर स्फीयर्स, विदाउट डिस्टर्बिंग अदर स्फीयर। का मतलब क्या? बाहर में जो स्फीयर जिसके बीच में वॉइड बना है उन स्फीयर को बिना डिस्टर्ब किए, बिना ढकेले हुए, तो उसके रेडियस को कहेंगे रेडियस ऑफ वॉइड। तो मान लिया, देखो सब ध्यान से, मान लिया कि स्मॉल आर जो है वो रेडियस है किसका? वॉइड का, और कैपिटल जो आर है रेडियस ऑफ एटम है। रेडियस ऑफ एटम, बड़ा वाला जो एटम है उसका रेडियस है। तो इसका हमें छोटे वाले एटम का जो मैक्सिमम साइज का स्फीयर उसका रेडियस हमें कैलकुलेट करना है, या छोटा आर हमें कैलकुलेट करना है। ज्योमेट्री है, सिंपल ज्योमेट्री। क्या करोगे भाई? हमने क्या किया कि इसके सेंटर से बड़े वाले किसी एक के सेंटर को ऐसे कनेक्ट कर दिया और फिर इसको इस तरह से आपस में कनेक्ट कर दिया, है कि नहीं? अगर ये डिस्टेंस देखोगे यहाँ से लेकर के यहाँ तक, तो जो डिस्टेंस होगा कितना होगा? कैपिटल आर प्लस आर। ये कैपिटल आर इस बड़े वाला स्फीयर का रेडियस और छोटे वाला स्फीयर का रेडियस स्मॉल आर। और ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? कैपिटल आर। ये कैपिटल आर है भाई। और ये जो एंगल है ये 60 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री, तो इसका जो हाफ होगा कितना होगा? 30 डिग्री। अब सिंपल ज्योमेट्री लगा दो, क्या? कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री। तो कॉस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा अगर आप लिखते हैं तो क्या होता है? कॉस थीटा का वैल्यू बेस एंड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज होता है। यही तो होता है। यानी क्या करोगे? कैपिटल आर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कितना? ये वाला कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, है कि नहीं? अब cos 30 डिग्री का वैल्यू आपके पास पता है, उसका वैल्यू को पुट करोगे तो यहां से हमारे पास रेडियस का रेशियो मिल जाएगा, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर 0.155। यही आपको याद कर लेना है, ये बढ़िया से याद कर लेना है। यानी बेसिकली अगर बाहर वाला बड़ा वाला जो एटम है जिसके बीच में वो वॉइड क्रिएट हुआ है उसका रेडियस यदि पता है तो वॉइड का रेडियस पता चल जाएगा, स्मॉल आर इट इज इक्वल टू 0.155 कैपिटल आर, है कि नहीं? तो इसको आपको याद कर लेना है, रेडियस रेशियो को याद कर लो। तो इस तरह से सिंपल ज्योमेट्री से ना हम लोग उस रेडियस, किसका रेडियस? उस वॉइड का रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं। नोट कीजिए इसको। अगला जो वॉइड है वह है टेट्राहेड्रल वॉइड। तो टेट्राहेड्रल वॉइड का रेडियस क्या होगा? तो
तो पहले तो आपको ये याद रखना है कि टेट्राहेड्रल वाइड होता क्या है। लास्ट क्लास में मैंने बढ़िया सिखाया था, बहुत डिटेल में बताया था, तरह तरह से बताया था कि टेट्राहेड्रल वाइड का लोकेशन कहाँ होता है एफसीसी में। तो किसी भी एफसीसी यूनिट सेल को 8 इक्वल स्मॉल क्यूब्स में काट दो। कितने? 8 स्मॉल इक्वल क्यूब्स में आपने एक एफसीसी यूनिट सेल को काट दिया तो उसका 8वां हिस्सा निकाल लिया। मान लो यही कैमरा क्यूब है तो इसको 8 पार्ट में काट दिया, तो 8 पार्ट में काट करके उसका 8वां हिस्सा निकाल लिया। तो उस 8वें हिस्से के बिल्कुल बीचों बीच स्मॉल क्यूब होगा, वो भी उसके बिल्कुल बॉडी के सेंटर में ना क्या होता है, टेट्राहेड्रल वाइड की लोकेशन होती है। ये सिखाया था लास्ट क्लास में। तो हमने क्या किया कि 1/8 पार्ट ले लिया, ये एफसीसी यूनिट सेल का 1/8 पार्ट लिया है। तो भी एक क्यूब है जिसका कि एज लेंथ a/2 होगा, जहां पर ये a है क्या, ये जो a है वो एज लेंथ कहो या साइड लेंथ कहो, दोनों बात सेम है। एज लेंथ किसका? ऑफ एफसीसी यूनिट सेल। एफसीसी यूनिट सेल का ये एज लेंथ है। तो उसको जैसे इसी दीवार को 2 हिस्से में अगर आपने काट दिया है कि नहीं, तो यहाँ से यहाँ तक और इसको 2 हिस्से में ऐसे काट करके फिर और काट दिया, फिर और काट दिया, मतलब 8 हिस्से में इस स्मॉल इक्वल किस में काट दिया, तो ये 8वां हिस्सा ही होगा ऊपर वाला। ये 8वां हिस्सा ऊपर वाला जो होगा इसका एज लेंथ, ये भी क्यूब होगा, कितना होगा? a/2, isn't it? तो a/2 जहां पर कि a जो है एज लेंथ एफसीसी यूनिट सेल का है। एक बात समझ में आई? तो ये कॉर्नर वाला आइटम हो गया, मान लो उस कॉर्नर वाला आइटम है, और ये बिल्कुल उस स्मॉल क्यूब 1/8 पार्ट एफसीसी यूनिट सेल का जो छोटा वाला क्यूब है 8वां हिस्सा, उसके बिल्कुल बीचों बीच में यही टेट्राहेड्रल वाइड है। और इसका हमको रेडियस कैलकुलेट करना है। कैसे करेंगे? ज्योमेट्री लगाएंगे, देखो सब ध्यान से। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कैपिटल आर हो गया। कैपिटल आर बड़ा वाला जो रेडियस है उसका, बड़ा वाला जो एटम है उसका रेडियस कैपिटल आर करें। और ये मैक्सिमम साइज का स्फीयर इस वाइड में, टेट्राहेड्रल वाइड में ब्लू कलर से रख रहे हैं, और इसका हमको रेडियस कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस की अगर हम बात करें, ये यहाँ से यहाँ तक वो क्या होगा? स्मॉल आर। यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक कैपिटल आर। और इसको यदि हम डबल कर दें, यानी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का डबल किसके बराबर? इस स्मॉल क्यूब के बॉडी डायगोनल के बराबर। तो ये डिस्टेंस अगर x कह दें, ये x है, तो क्या होगा? बॉडी डायगोनल कितना होता है? √3x, जहां पर x का वैल्यू क्या है? a/2, isn't it? तो यहां से हमारे पास एक इक्वेशन मिल जाएगा, कैपिटल R प्लस स्मॉल r इट इज इक्वल टू √3a एंड डिवाइड बाई 4, इक्वेशन नंबर 1। अब कहां पर आप टेट्राहेड्रल वाइड लोकेट किए हो? एफसीसी यूनिट सेल में। तो एफसीसी यूनिट सेल के लिए एक और रिलेशनशिप सिखाया है, 4। एफसीसी यूनिट सेल में फेस के सेंटर वाला एटम कॉर्नर वाला एटम को टच करता है, वो सब याद होना चाहिए, बहुत बार सिखाया। 4r इज इक्वल टू फेस डायगोनल √2a, ये तो होता ही है एफसीसी के लिए। ये याद नहीं है तो बाकी चीज समझ में थोड़ी ना आएगा। तो 4 इज इक्वल टू √2a किसके लिए? एफसीसी के लिए। इक्वेशन नंबर 1 हो गया, सॉरी 2 हो गया। तो 2 इक्वेशन हमारे पास है, इस a को क्या करेंगे? एलिमिनेट कर देंगे, या तो डिवाइड कर दो, इसको इससे डिवाइड कर दो। तो दोनों इक्वेशन को यूज करके स्मॉल r अपॉन कैपिटल R का जो वैल्यू है वो आ जाता है 0.225। ये याद कर लेना है, एग्जाम में जा करके इसको डिराइव मत करने लगना, ये वैल्यू याद हो जानी चाहिए। स्मॉल r अपॉन कैपिटल R, इसको रेडियस रेशियो कहते हैं। स्मॉल r क्या है? रेडियस है, किसका? वाइड का। वाइड का रेडियस का मतलब क्या? उस वाइड में मैक्सिमम साइज का स्फीयर रखा उसका जो रेडियस है। कैपिटल R बड़ा वाला एटम जिसके बीच में वाइड बना है उसका रेडियस से। तो टेट्राहेड्रल वाइड के लिए रेडियस रेशियो स्मॉल r अपॉन कैपिटल R हुआ 0.225, अर्थात रेडियस वाइड का जो होगा 0.225 कैपिटल R के बराबर। यानी कि कैपिटल R बड़ा वाला एटम का रेडियस यदि पता है तो वाइड का रेडियस भी आपको पता चल जाएगा। इसको आपको याद कर लेना है, नोट कीजिए। तो चलो भाई, रेडियस हम लोग कैलकुलेट करते हैं ऑक्टाहेड्रल वाइड का। तो ये ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होता है एफसीसी यूनिट सेल में कहाँ पाया जाता है, ये अगर ध्यान में होगा तो इसका रेडियस कैलकुलेट करना बड़ा आसान है। क्या सिखाया था? एकदम बिल्कुल एफसीसी यूनिट सेल के बॉडी के सेंटर में ऑक्टाहेड्रल वाइड लोकेटेड होता है।
अर्थात फेस के सेंटर वाला जो एटम है, इस फेस के सेंटर वाला, इधर वाला फेस का सेंटर वाला एटम, सामने वाला फेस का सेंटर का एटम और राइट हैंड साइड में जो फेस का सेंटर वाला एटम है, चारों एटम को जो कि फेस के सेंटर वाला एटम है, ऊपर वाला और नीचे वाला को छोड़ करके यदि साइड वाला चारों एटम फेस के सेंटर वाला को कनेक्ट करें तो क्या मिलता है? एक स्क्वायर मिलता है। तो इन्हीं चारों जो सेंटर वाला, जो फेस के सेंटर वाला एटम है, ऊपर वाला फेस के सेंटर वाले एटम से कनेक्ट करते हैं तो स्क्वायर पिरामिड मिलता है। एक ऊपर में स्क्वायर पिरामिड और एक नीचे में स्क्वायर पिरामिड मिलता है। तो बीच में जो वॉइड क्रिएट होता है उसको हम लोग कहते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ये लास्ट क्लास में सिखाया था। यानी बेसिकली 4 एटम जो फेस के सेंटर वाला है, ऊपर और नीचे वाला को छोड़ करके, उसको हम यदि एफसीसी यूनिट सेल से बाहर निकाल लिया, फेस का सेंटर वाला, फेस का सेंटर वाला, फेस का सेंटर वाला, फेस का सेंटर वाला, एक ऊपर फेस में होगा सेंटर में और एक नीचे में होगा, तो उसको हमने छोड़ दिया और ये फेस के सेंटर वाला एटम को आपस में कनेक्ट कर दिया तो एक स्क्वायर मिला, है कि नहीं? तो एक स्क्वायर पिरामिड ऊपर वाला, मान लो कि यहां पर है फेस के सेंटर वाला एटम, तो एक स्क्वायर पिरामिड ऊपर बनेगा और नीचे वाला फेस का सेंटर का एटम मान लो इस दीवार के पीछे है तो एक स्क्वायर पिरामिड पीछे बनेगा। तो बीच में जो गड्ढा क्रिएट होगा 6 एटम के बीच में, क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। वो कहाँ होगा? बिल्कुल सेंटर में। अर्थात इन चारों एटम के बिल्कुल बीचों बीच में यदि हम मैक्सिमम साइज का स्फीयर रखें और उसका जो रेडियस कैलकुलेट करेंगे, वही रेडियस कहा जाएगा ऑक्टाहेड्रल वॉइड का। तो वही ब्लू साइज का हमने मैक्सिमम साइज का यहाँ पर स्फीयर रख दिया, इसी का रेडियस निकालना है बच्चे। तो अब तो ज्योमेट्री रह गई ना, ये देखो कनेक्ट कर दिया। तो ये कैपिटल आर है, ये स्मॉल आर है, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये कितना? 90 डिग्री। तो ये जो एंगल है वो कितना डिग्री हो जाएगा? 45 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो गया? कैपिटल आर, इजंट इट? ये हो गया कैपिटल आर। तो लिख सकते हैं कॉस 45 डिग्री, कॉस थीटा क्या होता है? बेस जो कि कैपिटल आर है डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ये कैपिटल आर और ये स्मॉल आर, दोनों को जोड़ करके हमने कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर लिखा। तो कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर कॉस 45 डिग्री 1/√2। आपको याद है, सब वैल्यू याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करके और स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का वैल्यू यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो जो वैल्यू आता है वो आता है 0.414। 0.414 यही वैल्यू आपको याद कर लेना है। रेडियस रेशियो हो गया। यानी कैपिटल आर का वैल्यू यदि आपको पता है तो स्मॉल आर का वैल्यू आ जाएगा 0.414 एंड मल्टीप्लाइड बाय कैपिटल आर, इजंट इट? यानी अगर ध्यान से देखो तो ट्रायंगुलर जो वॉइड था वो सबसे छोटा था 0.155 कैपिटल आर। उससे बड़ा कौन था? टेट्राहेड्रल वॉइड। कितना? 0.225 कैपिटल आर। और उससे बड़ा कौन है? ये है टेट्राहेड्रल। यानी इन तीनों वॉइड में से सबसे बड़ा टेट्राहेड्रल वॉइड है, जो कि स्मॉल आर इक्वल टू 0.414 कैपिटल आर के बराबर। सर ये तो कुछ स्क्वायर वाइड वाला भी है, जैसा वैसा ही दिख रहा है। स्क्वायर वाइड भी ऐसे ही क्रिएट होता था। एकदम बिल्कुल सही कह रहे हो। स्क्वायर वाइड सिर्फ अगर हम बात करें तो वो 3D में नहीं 2D में था। यानी स्क्वायर वाइड भी आपके पास एक वाइड है और उसका रेडियस भी कैलकुलेट करेंगे तो इतना ही आएगा, लेकिन वो 2D में है। और यही जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड है उसका रेडियस भी उतना ही आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर बिल्कुल उसी तरह से बन रहा है। स्क्वायर वॉइड में बस ये हम सर्कल लग देंगे, 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 तो इस सर्कल का जो हमारे पास रेडियस होगा वही स्क्वायर वॉइड का भी होगा। तो स्क्वायर वॉइड जो क्रिएट होता है ना, वो 2 डायमेंशनल फिगर में क्रिएट होता है, और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो क्रिएट होता है वो 3D में होता है। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए 6 एटम की रिक्वायरमेंट होती है और स्क्वायर वॉइड के लिए 4 एटम की रिक्वायरमेंट होती है। और उनके सेंटर को कनेक्ट करने पर, 4 एटम जो लिया ना, इनको सेंटर को कनेक्ट करने पर स्क्वायर मिलता है, इसलिए उसके बीच के वॉइड को कहते हैं स्क्वायर वॉइड, इजंट इट? ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड है। इसके ऊपर भी एक एटम है और इसके पीछे भी एक एटम है, 6 एटम से बना। यानी 2D में अगर आपको वॉइड का रेडियस कैलकुलेट करना होता तो वही वॉइड कहा जाता स्क्वायर वॉइड। यानी यही वाला रेडियस, ये जो रेडियस है ऑल्सो फॉर स्क्वायर वॉइड, है कि नहीं?
बस स्क्वायर वाइड जो होता है 2D में होता है और ऑक्टाहेड्रल वाइड जो होता है 3D में, लेकिन आपका रेडियस रेशियो एग्जैक्टली वही होता है। नोट कीजिए इसको। अगला जो वाइड है क्यूबिक वाइड है, उसका रेडियस हमें कैलकुलेट करना है। पहली बात, ये क्यूबिक वाइड होता कहाँ है, ये सब याद रहना बहुत ज़रूरी है। क्यूबिक वाइड जो होता है वो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के बिल्कुल बॉडी के सेंटर में होता है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल क्या होता है, क्यूब तो है ही है और हर एक कॉर्नर पर एक एक एटम है और कॉर्नर वाला एटम एक दूसरे को टच करता है। तो 8 एटम के बीच में एक गड्ढा जो उसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक वाइड, इजंट इट। तो क्यूबिक वाइड देखो ध्यान से, यही तुम्हारे पास सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है। कॉर्नर पर एटम होगा, 4 कॉर्नर ऊपर और 4 कॉर्नर नीचे। हमने कोई डायगोनली 2 अपोजिट कॉर्नर वाला एटम ले लिया, एक ये और डायगोनली अपोजिट ये। तो इसका रेडियस क्या हो गया कैपिटल आर, इसका रेडियस क्या हो गया कैपिटल आर, और बीच में जो वाइड है उसमें मैक्सिमम साइज का, बॉडी के सेंटर में जो वाइड है उसमें मैक्सिमम साइज का हमने स्फीयर रखा और उसका जो रेडियस होगा वही क्यूबिक वाइड का रेडियस होगा। यानी ब्लू कलर से जो आपने इस छोटे से एटम को रखा है, स्फीयर को रखा है, उसी का रेडियस कैलकुलेट करना है, वही तो होगा क्यूबिक वाइड का रेडियस, स्मॉल आर जिसको हम करें। तो यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर, यहाँ से यहाँ तक स्मॉल आर, स्मॉल आर, स्मॉल आर, कैपिटल आर, कैपिटल आर। यानी बेसिकली रेडियस अगर हम जोड़ें कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर प्लस स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, ये किसके बराबर, बॉडी डायगोनल के बराबर, √3a के बराबर होगा। यानी बेसिकली 2 स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर इजकल टू √3a। इक्वेशन नंबर 1, एक इक्वेशन तो ये बनाया, इजंट इट, सिंपल ज्योमेट्री है। और आपको ये भी पता है कि फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए कॉर्नर वाला एटम एक एज पर जो होता है वो आपस में एक दूसरे को टच करता है। यानी ये जो एटम होगा और ये जो एटम होगा एक दूसरे को टच करेगा। ये रिलेशनशिप सिखाया है, यानी कि कहाँ सिखाया था, पहले लेक्चर में सिखाया था बच्चे। 2r इज इक्वल टू एज लेंथ a या a इज इक्वल टू 2r, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब 2 इक्वेशन है, ए को एलिमिनेट कर देंगे तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का वैल्यू आता है 0.732। यही आपको याद कर लेना है। ये जो रेडियस रेशियो हम आपको बता रहे हैं इसको नहीं भूलना है, अर्थात स्मॉल आर का वैल्यू हो गया 0.732 कैपिटल आर के बराबर। बाहर वाला एटम का रेडियस यदि पता है तो वाइड का रेडियस आपको पता चल जाएगा, जबकि ये आपके पास फार्मूला याद है। अब जो हम लोगों ने 4 तरह का वाइड, बेसिकली 5 तरह का, एक स्क्वायर वाइड भी आ गया जो कि ऑक्टाहेड्रल वाइड के रेडियस रेशियो के बराबर ही था। 5 तरह का जो वाइड हम लोगों ने पढ़ा उसमें सबसे साइज अगर कह दे, साइज का मतलब क्या, रेडियस सबसे बड़ा किसका, तो इसी का है क्यूबिक वाइड का। सबसे छोटा ट्रायंगुलर वाइड, उसके बाद फिर टेट्राहेड्रल, thereafter ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर कह लो, दोनों बराबर है, और सबसे बड़ा क्यूबिक वाइड का रेडियस रेशियो होता है, जिसका कि रेडियस रेशियो सबका आपको याद कर लेना है। पहला ट्रायंगुलर, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू 0.155। दूसरा टेट्राहेड्रल, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू 0.225। तीसरा ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर वाइड का रेडियस रेशियो, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू 0.414। एंड लास्ट वन क्यूबिक वाइड, इसका रेडियस रेशियो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू 0.732। ये सब रेडियस रेशियो आपको बढ़िया से याद कर लेना है, नोट कीजिए। तो वाइड्स के रेडियस के करस्पॉन्डिंग कैसा क्वेश्चन पूछता है, ये हमने डायरेक्टली एक क्वेश्चन लिया है जो कि IIT एडवांस में पूछ चुका है। इसमें कहता है कॉपर एग्जिस्ट इन FCC अरेंजमेंट विथ एज लेंथ 100 पिकोमीटर, PM का मतलब पिकोमीटर। कैलकुलेट डायमीटर ऑफ मैक्सिमम साइज्ड स्फीयर विच कैन बी पुट इन द वाइड विदाउट डिस्टर्बिंग अदर स्फीयर्स। अब देखोगे ध्यान से, यानी बेसिकली अगर वाइड का रेडियस आपको पता है कैपिटल आर के रिस्पेक्ट में, तो रेडियस का डबल कर देंगे तो हमारे पास डायमीटर मिल जाएगा। सोचेंगे कैसे करें, तो रेडियस के लिए कौन सा वाइड है ये तो पता होना चाहिए, क्योंकि FCC है। तो जैसे ही FCC देखा तो FCC में 2 तरह का वाइड होता है। तो 2 तरह का वाइड कौन कौन सा होता है हम लोगों ने पढ़ा, एक टेट्राहेड्रल वाइड होता है और एक ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है। FCC में 2 ही तरह का वाइड होता है, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल, याद रखना है।
तो टेट्राहेड्रल वाइड में भी हम स्फीयर को रख सकते हैं और ऑक्टाहेड्रल वाइड में भी रख सकते हैं, लेकिन क्या कहता है मैक्सिमम साइज का रखना है, मैक्सिमम साइज का। तो मैक्सिमम साइज का स्फीयर रखने के लिए अब आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कि इन दोनों वाइड में से साइज बड़ा किसका है। तो अभी सिखाया था कि ऑक्टाहेड्रल वाइड का साइज टेट्राहेड्रल वाइड के रिस्पेक्ट में बड़ा होता है, यानी आपको यहाँ पर देखना पड़ा, सिलेक्ट करना पड़ा किस वाइड में हम रखेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वाइड, दो ही वाइड सिलेक्ट करना है टेट्रा और ऑक्टा में, तो ऑक्टाहेड्रल वाइड का साइज बड़ा है, वहीं पर मैक्सिमम साइज का स्फीयर रख सकते हैं। अब तो काम आसान हो गया। अब ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए रेडियस रेशियो तुमको पता है, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर इक्वल टू 0.414। ये कैपिटल आर मिल जाए दी हुई इन्फॉर्मेशन से तो स्मॉल आर मिल जाएगा, इतना तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। तो कैसे सोचा भाई, सोचने का तरीका क्या रहा, जैसे ही देखा कि एफसीसी अरेंजमेंट है तो तुरंत दिमाग में आया कि यहाँ दो तरह का वाइड होता है, एक टेट्राहेड्रल और दूसरा ऑक्टाहेड्रल। ये ट्रायंगुलर नहीं, टेट्राहेड्रल वाइड, 3D में टेट्राहेड्रल वाइड होता है। तो ये टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब तुमको ये भी सोचना है कि जो रेडियस होता है जिसको हम साइज कह रहे हैं, साइज ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड बड़ा होता है किससे, साइज ऑफ, अभी सिखाया था, टेट्राहेड्रल वाइड से। यानी हमको मैक्सिमम साइज का स्फीयर कहाँ रखना पड़ेगा, ऑक्टाहेड्रल वाइड में, ये दिमाग में सोचना है। इसीलिए स्फीयर शुड बी पुट इन लार्जर वाइड कौन है, ऑक्टाहेड्रल वाइड। अब इतना सोचा। अब ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए रेडियस रेशियो सोच लिया, अभी याद करवाया था, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, इजंट इट। ये किसके बराबर होता है भाई, ऑक्टाहेड्रल के लिए 0.414, तो 0.414 लग दिया, है कि नहीं। ये कैपिटल आर अगर मिल जाता तो स्मॉल आर मिल जाएगा, फिर डायमीटर मिल जाएगा 2r के बराबर। तो ये है कैसा अरेंजमेंट, एफसीसी है। तो एफसीसी के लिए एक और चीज़ आपको पता है, कैपिटल आर तो दिया नहीं, एज लेंथ दिया, तो एफसीसी के लिए आपको पता है, थोड़ी देर पहले भी लिखा था, बहुत बार लिखा, 4r इक्वल टू फेस डायगोनल, यानी √2a के बराबर। अब ये जो 100 पिकोमीटर दिया ये है क्या, एज लेंथ है, ये है। तो यहाँ से r मिल गया ना, सो कैपिटल R इक्वल टू √2, a का वैल्यू 100 पिकोमीटर डिवाइड बाई 4, दैट इज इक्वल टू 25√2, है कि नहीं। इतना क्या, पिकोमीटर, कैपिटल R आ गया। इस कैपिटल R का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दोगे तो स्मॉल r का वैल्यू आ गया 0.414 मल्टीप्लाइड बाई दिस वैल्यू 25√2, इतना क्या, पिकोमीटर। अगर रेडियस पूछता वाइड का तो यही आंसर होता है। क्या पूछा, डायमीटर पूछा है ना, आईआईटी में डायमीटर ही पूछ दिया था। तो रेडियस खाली नहीं निकालना है, रेडियस आपने निकाला उसका डबल होगा डायमीटर, यानी किसके बराबर, 2r के बराबर। 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे और तुम्हारे पास डायमीटर मिल जाएगा। तो इतना सोचना पड़ता है, नोट करो। अब हम लोग पढ़ते हैं आयोनिक सॉलिड्स। आयोनिक सॉलिड्स कैसा सॉलिड होता है, नाम में अर्थ छुपा हुआ, आयोनिक सॉलिड, यानी इसका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होगा, कटायन होगा, एनायन होगा, पहली बात क्लियर। यानी आयोनिक सॉलिड का कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस होंगे, पॉजिटिव चार्ज, और नेगेटिव यानी कटायन और एनायन होगा, जैसे NaCl, Na+Cl-, इजंट इट। दूसरा पॉइंट कहता ये है कि एनायन का साइज जनरली, साधारणतः ये जो एनायन होता है उसका साइज जनरली बड़ा होता है, और कटायन का साइज जनरली, साधारणतः छोटा होता है, हमेशा नहीं लेकिन साधारणतः एनायन बड़ा होता है साइज में और कटायन छोटा होता है। तो जिसका साइज बड़ा है वह स्ट्रक्चर बनाएगा, यानी स्ट्रक्चर जैसे FCC हुआ, सिंपल क्यूबिक हुआ, HCP हुआ, BCC हुआ, उसके जो क्रिस्टल साइट्स हैं जहाँ पर एटम पाए जाते हैं वहाँ रहेंगे। और कटायन जनरली छोटा होता है तो वाइड में चला जाता है, क्रिस्टल का जो वाइड होगा, अभी वाइड पढ़े ना, अभी जस्ट पढ़े, बहुत तरह का वाइड, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, उसके वाइड्स में जाके बैठ जाता है। तो दूसरा पॉइंट भी क्लियर हुआ, यही लिखा हुआ है, एनाइंस जनरली बिगर इन साइज फॉर्म क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट, वेयर एज कैटायंस जनरली बीइंग स्मॉलर इन साइज ऑक्यूपाई वाइड्स में जाके बैठ जाता है, जो छोटा है वाइड में जाके बैठ जाता है। अब कोई भी जो सॉलिड है स्टेबल होना चाहिए, स्टेबिलिटी होनी चाहिए। तो स्टेबिलिटी को मेंटेन कैसे होता है, तो बड़ा सिंपल है यार।
स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए एक ही तरह का अगर चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करेगा, दूर रहना चाहेगा, एक दूसरे से दूर रहना चाहेगा यदि एक ही तरह का चार्ज है, यानी निगेटिव नेगेटिव से दूर रहना चाहेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से दूर रहना चाहेगा। और यदि अपोजिट चार्ज है, अनलाइक चार्ज है, तो एक दूसरे के करीब रहना चाहेगा, एक दूसरे को टच करना चाहेगा, है कि नहीं। तो ये लिखा है टू मेंटेन स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक सॉलिड्स लाइक चार्जेस शुड स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर, मतलब एक ही तरह का चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेगा तो एक दूसरे से दूर रहना चाहेगा, और अनलाइक मतलब अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को टच करना चाहेगा, पास में रहना चाहेगा, तो स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तीसरा पॉइंट, अब यहाँ से देखो हमने क्या किया कि 3 तरह का अरेंजमेंट लिया। बड़ा वाला जो आइटम लिया वो एनाइंस है, एनाइन है, एनाइन है, एनाइन है। कोई भी एक वाइट जैसे ले लिया ट्रायंगुलर वाइट, इसके बीच में ट्रायंगुलर वाइट क्रिएट हुआ, तो एनाइन एनाइन को टच कर रहा है, एनाइन एनाइन को टच करा, और बीच में देखो सब ध्यान से, बीच में हमने एक कटाइन लिया, ध्यान से देखोगे ब्लू कलर से, और ये प्लस है, कटाइन प्लस लिख दिया, तो कटाइन जो है एनाइन को टच नहीं कर रहा, एनाइन एनाइन को टच कर रहा है। अब बताओ ये स्टेबल है कि अनस्टेबल? अनस्टेबल है, क्योंकि लाइक चार्ज को एक दूसरे से दूर होना चाहिए था, और ये जो कटाइन है एनाइन को टच करना चाहिए था, जो कि टच ही नहीं कर रहा। तो ये सिस्टम कैसा हुआ, स्ट्रक्चर ये अगर ऐसा होगा तो क्या स्टेबल होगा? नहीं होगा। ये आपका स्ट्रक्चर यदि है तो स्टेबल नहीं बल्कि अनस्टेबल होगा। ये पहला स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर, ये एनाइन है, ये एनाइन है, ये एनाइन है, एनाइन एनाइन अभी भी एक दूसरे को टच कर रहा है, लेकिन ये जो बीच में जो कटाइन है इन तीनों एनाइन को भी टच कर रहा है। तो इन दोनों में पहले कंपेयर करेंगे कि स्टेबिलिटी ज़्यादा किसकी है। देखो अगर सिर्फ एनाइन को देखेंगे तो एनाइन एक दूसरे को टच कर रहा है, जो कि करना नहीं चाहिए था स्टेबिलिटी के लिए। लेकिन अगर कटाइन और एनाइन को देखेंगे तो कटाइन यहाँ पर एनाइन सबको टच कर रहा है, यहाँ टच नहीं कर रहा है। तो कटाइन एनाइन एक दूसरे को टच भी करना चाहिए पास वाला स्टेबिलिटी के लिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि इसकी स्टेबिलिटी इसके रिस्पेक्ट में ज़्यादा है, ये मोर स्टेबल है इसके रिस्पेक्ट में। और आपने जो ट्रायंगुलर वाइड का रेडियस निकाला या टेट्राहेड्रल वाइड का रेडियस जो कैलकुलेट किया, या कोई भी वाइड का रेडियस जो कैलकुलेट किया, क्या आपने किया? मैक्सिमम साइज का स्फीयर रखा, वही पॉजिटिव चार्ज मान लो और बाहर में निगेटिव चार्ज मान लो। बड़ा वाला जो स्फीयर था वो बीच में जो आप वाइड में मैक्सिमम साइज का स्फीयर रख रहे थे, सबको टच कर रहा था, है कि नहीं। तो यही वाला कंडीशन था। और बाहर वाला जो स्फीयर थे एक दूसरे को टच कर ही रहे थे, ट्रायंगुलर में बाहर वाला स्फीयर एक दूसरे को टच कर रहा था। तो ये एक लिमिटिंग कंडीशन है, इसको कहते हैं लिमिटिंग कंडीशन, जिसमें कि बाहर वाला स्फीयर निगेटिव वाला भी एक दूसरे को टच कर रहा है और वाइड में रखा हुआ स्फीयर भी बाहर वाला स्फीयर सबको टच कर रहा है। तो ये लिमिटिंग कंडीशन हो गया, है ना, इसको कहते हैं लिमिटिंग कंडीशन। तो जितना भी आपने लिमिटिंग या आइडियल भी कहते हैं, आइडियल कहो लिमिटिंग कहो दोनों बात क्या है सेम। तो लिमिटिंग कंडीशन है, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं है क्योंकि अभी भी एनाइन एनाइन एक दूसरे को टच करा। लेकिन यहीं से हमने रेडियस रेशियो कैलकुलेट किया था। तो क्या एक्चुअल जो स्ट्रक्चर आपका आयोनिक सॉलिड का होगा ऐसा होगा? नहीं, एक्चुअल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये भी अनस्टेबल है। तो एक्चुअल स्ट्रक्चर कैसा होगा? एक्चुअल स्ट्रक्चर में ना एनाइन एनाइन से दूर रहना चाहेगा, एक दूसरे को टच नहीं करेगा। ये देखो ये एनाइन है, ये एनाइन है, एनाइन एक दूसरे को टच नहीं कर रहा। और कटाइन जो है इन तीनों के पास वाला जो कटाइन है तीनों एनाइन को टच कर रहा है। तो क्राइटेरिया को बिल्कुल मीट कर रहा है। लाइक चार्जेस शुड स्टे अवे फ्रॉम ईच अदर और अनलाइक चार्जेस शुड स्टे क्लोज टू ईच अदर। तो अनलाइक प्लस माइनस देखो एक दूसरे को टच कर रहा है। तो यही स्ट्रक्चर एक्चुअल में पाया जाएगा। ये मोस्ट स्टेबल हो गया, है ना, ये मोस्ट स्टेबल हुआ, ये मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर हुआ। और ये लिस्ट स्टेबल हुआ, इधर वाला लिस्ट सबसे कम स्टेबल है। तो अगर कोई तुमसे पूछे कि ये जो आयोनिक क्रिस्टल्स होते हैं इन तीनों में से किसके जैसा होता है, इसके जैसा होता है, ये लिमिटिंग कंडीशन है, एक्चुअल में ऐसा नहीं होगा, लेकिन ये हेल्प करता है रेडियस कैलकुलेट करने में इस वाइड का, जो कि उस बड़े आइटम्स के बीच में क्रिएट होगा। इजंट इट? नोट कीजिए। तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक वाइड पढ़ लिया, वाइड का कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ लिया और वाइड का रेडियस भी कैलकुलेट करना सीख लिया, रेडियस रेशियो भी कैलकुलेट करना सीख लिया। अब आयोनिक सॉलिड पढ़ रहे हैं। तो आयोनिक सॉलिड में जनरली बड़ा वाला जो आयन होता है एनाइन होता है, वो स्ट्रक्चर बनाता है,
और वाइड में छोटा वाला आयन जाता है जो कि कटायन होता है नॉर्मली। तो रेडियस रेशियो को देख करके, यानी कटायन का रेडियस बटा एनायन का रेडियस, अर्थात स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, ऊपर वाला स्मॉल आर जो कि वाइड में है और जो स्ट्रक्चर बना रहा है कैपिटल आर, इसी को हमने आर प्लस कह दिया कटायन के लिए और आर माइनस कर दिया एनायन के लिए। स्मॉल आर हो गया ऊपर वाला और नीचे वाला कैपिटल आर हो गया, जैसा कैलकुलेट किए थे। तो उस रेडियस रेशियो को, रेंज को देख करके क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन सा उसमें वाइड होगा और कैसा अरेंजमेंट होगा। यह अरेंजमेंट उसके वाइड को देख करके बताया जाता है। जिस तरह का वाइड होगा उसी तरह का उस आयोनिक सॉलिड का अरेंजमेंट भी कहा जाता है। तो इसको बढ़िया से इस टेबल को याद कर लेना है। देखो भाई, अभी रेडियस रेशियो जो हम लोगों ने कैलकुलेट किया था पहला वाला ट्रायंगुलर वाइड का, किस कंडीशन में किया था? लिमिटिंग कंडीशन में, आइडियल कंडीशन में, जिसमें कि बाहर वाला एटम बड़ा वाला एक दूसरे को टच कर रहा था और वाइड में रखा हुआ एटम भी जितने बाहर का एटम था सबको टच कर रहा था। यानी कि रेडियस रेशियो जो आया था ट्रायंगुलर वाइड के लिए आया था 0.155। तो रेडियस रेशियो अगर 0.155 के बराबर है या उससे अगर ज़्यादा भी हो रहा है तो स्ट्रक्चर ट्रायंगुलर ही रहेगा, वाइड उसमें ट्रायंगुलर ही रहेगा। कब तक? जब तक रेडियस रेशियो टेट्राहेड्रल वाइड वाला के बराबर ना हो जाए। यानी 0.225 किसके लिए था? टेट्राहेड्रल वाइड का रेडियस रेशियो था। उससे यदि कम है, उससे कम है, इनइक्वालिटी है, इक्वालिटी इधर है, इधर इनइक्वालिटी है, तो वाइड होगा ट्रायंगुलर। एग्जांपल दे दिया B2O3। लेकिन जैसे ही रेडियस रेशियो कटायन और एनायन का 0.225 के बराबर हुआ, क्या स्ट्रक्चर हो जाएगा टेट्राहेड्रल, वाइड हो जाएगा टेट्राहेड्रल। वाइड के नाम से स्ट्रक्चर को पुकारते हैं और ये तब तक टेट्राहेड्रल ही रहेगा जब तक कि 0.414 से कम होगा। एग्जाम्पल कुछ दे दिया, सब लोग पढ़ने वाले, ZnCF2Na2 है, ये सब एग्जाम्पल हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में नेक्स्ट क्लास में। और जैसे ही रेडियस रेशियो 0.414 के बराबर हुआ कि वाइड उसमें ऑक्टाहेड्रल या स्क्वायर प्लेनर, इसी क्लास में हम लोगों ने पढ़ा है, अगर 2D है तो स्क्वायर प्लेनर और 3D है तो ऑक्टाहेड्रल। जनरली क्रिस्टलाइन जो सॉलिड्स है वो 3D स्ट्रक्चर होता है ना, तो ये आपका ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा उसमें। 2D में स्क्वायर वाइड और उसके स्ट्रक्चर का स्क्वायर प्लेनर कहते हैं क्योंकि एक ही प्लेन में होगा, 2D स्ट्रक्चर है। फॉर एग्जाम्पल NaCl, ये हम लोग पढ़ेंगे, यानी NaCl में ऑक्टाहेड्रल वाइड होता है, 3D स्ट्रक्चर होता है NaCl, बड़ा फेमस स्ट्रक्चर है जो कि अगले क्लास में शुरुआती NaCl का स्ट्रक्चर से करेंगे। और जैसे ही रेडियस रेशियो 0.732 के बराबर हुआ, बराबर, वैसे ही वाइड हो गया क्यूबिक, सबसे बड़ा वाला वाइड। और तब तक ये स्ट्रक्चर या वाइड क्यूबिक होगा जब तक कि इसका रेडियस रेशियो 1 से छोटा होगा। उसका एग्जाम्पल है सीजियम क्लोराइड। तो ये सब आपको बढ़िया से क्या करेगा, एग्जाम में पूछता ये है कि कटायन का रेडियस दे दिया, एनायन का दे दिया। अब कटायन और एनायन का रेडियस रेशियो आपने कैलकुलेट कर लिया और फिर देखा कि किस रेंज में लाइक कर रहा है। यदि इस रेंज में लाइक कर रहा है तो वाइड होगा टेट्राहेड्रल, अगर इस रेंज में लाइक कर रहा है तो वाइड हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, अगर इस रेंज में लाइक कर रहा है तो ट्रायंगुलर हो जाएगा, और इस रेंज में लाइक कर रहा है तो क्यूबिक वाइड आपके पास मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से देखो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन तुम्हारे पास दे दिया कि R प्लस ये जो है 100 पिकोमीटर दे दिया और R माइनस ये दे दिया 200 पिकोमीटर, इजंट इट। अब आपसे पूछ लेगा कि इसमें किस तरह के वाइड होने की प्रोबेबिलिटी है, चांस है, तो क्या करोगे? रेडियस रेशियो निकालोगे, R प्लस एंड डिवाइड बाई R माइनस। R प्लस 100 बटा 200 यानी कितना आ गया? 0.5 आ गया। अब सेलेक्ट करोगे कि 0.5 किस रेडियस रेशियो के रेंज में आ रहा है। 0.414 से बड़ा है 0.5, लेकिन 0.732 से छोटा है, तो कौन सा वाइड हो गया? ऑक्टाहेड्रल वाइड होगा। अगर 3D की बात करेंगे, 3D की जनरली बात करते हैं, ये हमारे पास अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का 3D में ही होता है, तो 3D के लिए हमारे पास ये जो वाइड होगा वो कौन सा वाइड हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल वाइड, OV, ऑक्टाहेड्रल वाइड। तो हम टिक मार देंगे आंसर में ऑक्टाहेड्रल वाइड। अगर 2D की बात करेगा तो स्क्वायर प्लेनर, कुछ भी अगर नहीं लिखा तो 3D, कुछ भी नहीं लिखा और क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करा तो 3D, तो उसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। यही अगर रेडियस रेशियो 0.4 अगर आया होता है कि नहीं,
0.4 अगर आया हुआ था तो 0.4 इस रेंज में लाई करता तो वर्ड हो जाता टेट्राहेड्रल। यानी कि रेडियस रेशियो निकाल करके हम ये बता सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि उस क्रिस्टलाइन आयोनिक सॉलिड में कौन सा वाइट पाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।